गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पक्षियों का उद विकास के बारे में आधा पढ़ते समझ चुके हैं। तो आज हम संपूर्ण पाठ पक्षियों का उद विकास के बारे में पढ़कर समझेंगे। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं और पक्षियों का उद विकास के बारे में समझते हैं। पक्षियों का उद विकास। इन अर्ध पक्षियों के शरीरों का विकास उनकी आवश्यकताओं तथा भोजन प्राप्त करने की चेष्टाओं के अनुसार अधिक से अधिक एक के बाद दूसरा होता चला गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि अर्ध पक्षियों का शरीर का विकास भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तथा उनके भोजन प्राप्त करने के अनुसार ही होता चला गया। परिणामतः यह हुआ कि ऐसे जीव विकसित हो गए जो लगभग वर्तमान पक्षियों के सादृश थे। यानी कि ऐसे पक्षियों का लगभग देखा गया जो वर्तमान समय में भी अभी और पहले के बहुत सारे मिले जुले पक्षी सादृश है, मतलब एक जैसे ही हैं, परंतु उनमें थोड़ा सा अंतर अभी भी वर्तमान था, यानी कि थोड़ा भी अभी भी वर्तमान में है। उदाहरण के तौर पर उनके मुख में दांत थे, जो कि आज के पक्षियों में नहीं है। पहले और अभी के पक्षियों में बहुत सारे अंतर देखे गए और बहुत कुछ समान भी है। तो जिनमें अभी यह देखा गया उदाहरण के तौर पर कि उनके मुंह में दांत थे, पहले के जो पक्षियां थे उनके मुंह में दांत भी थे, जो आज के पक्षियों में नहीं है। ऐसे कुछ जीव के चित्र सामने दिए गए हैं जो हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार देख के समझ सकते हैं। तो पक्षियों के सादृश इन जीवों का विकास होता रहा तथा कालांतर में वर्तमान पक्षी अस्तित्व में आ गए, उनके दांत नहीं होते। यानी कि पक्षियों के सादृश उन जीवों का विकास होता ही रहा, होता ही आ गया, लेकिन कालांतर में अभी यह देखा गया वर्तमान में कि पक्षी अस्तित्व में आ गए और इनके दांत भी नहीं है। यह एक चकित कर देने वाला प्रश्न है कि पक्षियों के दांत क्यों लुप्त हो गए। उनका कारण केवल एक ही था, पक्षियों द्वारा अपने उड़ने की क्षमता को बढ़ाना। दांतों से लुप्त जबड़े पक्षी के मुख को भारी रखते थे तथा उड़ने में उसे कष्ट होता था, अतः उनके दांत लुप्त हो गए तथा उनका अगला भाग हल्का होकर उड़ने में सहायता देने लगा। यानी कि यह देखा गया कि यह चकित कर देने वाला प्रश्न हमारे सामने है कि पक्षियों के दांत क्यों लुप्त हो गए। पहले तो पक्षी जो थे उनके दांत होते थे, लेकिन अभी जो पक्षियां हैं उनके दांत क्यों लुप्त हो गए, ये प्रश्न हमारे सामने है। इसका कारण केवल एक ही है कि पक्षियों द्वारा अपने उड़ने की क्षमता को बढ़ाना। यही कारण है कि पक्षियां ऊंचाई तक उड़ सके, इसीलिए देखा गया कि उनके दांत लुप्त हो गए। दांतों से लुप्त जबड़े पक्षी के मुख को भारी रखते थे तथा उड़ने में उन्हें कष्ट होता था, अतः उनके दांत लुप्त हो गए तथा उनका अगला भाग हल्का होकर उड़ने में उन्हें सहायता करने लगा, जिससे कि वे आसानी से ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इन्हीं कारण उनके दांत लुप्त हो गए। पक्षी जो उड़ने में असमर्थ हैं, तो हम जानेंगे कि पक्षी उड़ने में क्यों असमर्थ हैं। उड़ने के लिए असीम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि शक्ति की आवश्यकता होती है, ताकि ऊंचाई तक उड़ सके। लंबी लंबी उड़ानें भरने वाले पक्षी अपने शरीरों की वसा को उड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यानी कि लंबी लंबी उड़ान भरने वाली, बहुत ऊंचाई तक उड़ने वाली पक्षी अपने शरीरों की वसा को उड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। मुर्गी आदि घरेलू पक्षियों को बहुत कम भोजन की आवश्यकताएं पड़ती है, परंतु उड़ने वाले पक्षी से पक्षी को भी, छोटे से पक्षी यानी कि जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनमें छोटे से पक्षी को भी घरेलू मुर्गी से लगभग 8 गुना भोजन की आवश्यकता होती है। 8 गुना भोजन की आवश्यकता होती है। जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, जो घरेलू पक्षी हैं और उड़ने वाले पक्षी हैं, उनमें यही अंतर है कि जैसे घरेलू जो पक्षी है उसमें है मुर्गी, तो मुर्गी
आदि घरेलू पक्षी को बहुत कम भोजन आवश्यकता के अनुसार कम ही मिलता है, परंतु उड़ने वाले पक्षी से जो छोटे से छोटे पक्षी हैं उनको भी घरेलू मुर्गी से लगभग 8 गुना भोजन की आवश्यकता अधिक होती है। पक्षियों के उद विकास के समय कुछ पक्षियों ने उड़ने के स्थान पर धरती पर रहना ही उचित समझा। यद्यपि उनके पंखों का विकास हो चुका था, अतः वे उड़ने की क्षमता प्राप्त ही ना कर सके। तो यह देखा गया कि ऐसे पक्षी जिनका उद विकास हुआ, उद विकास के समय जब विकास हुआ पक्षियों का, उसी समय उन पक्षियों के बहुत पक्षियों के उड़ने का स्थान पर धरती पर रहना ही उचित समझा। उनके पंखों का विकास हो चुका था, फिर भी वे धरती पर ही रहना अच्छा समझे, वे नहीं उड़ना पसंद किए। तो अतः वे उड़ने की क्षमता प्राप्त ना कर सके। परिणामतः उनके शरीर आकार में बड़े हो गए, क्योंकि जब वे नहीं उड़ने चाहा, उनके पंख थे, विकास जब हुआ पक्षियों का तो उनके पंख थे, वे उड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने धरती पर ही रहना मंजूर समझा और नहीं उड़े, जिसके कारण उनके शरीर का आकार बड़ा होने लगा। प्राणों का संकट सामने आने पर ये पक्षी धरती पर भागकर अपने प्राण बचाने लगे। अब ये नहीं उड़ना पसंद किए, धरती पर ही रहना पसंद किए अपने पंख होते हुए भी, जिसके कारण उनके शरीर का आकार बड़ा हो गया। तो हम चित्र देखकर समझ सकते हैं। प्राणों का संकट सामने आने पर ये पक्षी धरती पर भागकर अपने प्राण बचाने लगे। अतः इनके पंख छोटे रह गए, परंतु इनके पंखों का रूप बदलकर तीखा हो गया और ये तीखे पंख शत्रु से भिड़ने हेतु शास्त्र के रूप में काम आने लगे। उड़ने में असमर्थ कुछ पक्षियों के चित्र नीचे दिए गए हैं, तो हम इन चित्रों के अनुसार हम समझ सकते हैं, जिसमें है कैसोरी, इमू, री, कीवी, टीनोमू, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग। तो इन पक्षियों को हम देख सकते हैं जो धरती पर ही रहना, इनके पंख हुए लेकिन ये धरती पर ही रहना, उड़ना मंजूर नहीं हुआ इन्हें, ये धरती पर ही रहना मंजूर हुआ इन्हें, और जिसके कारण इनका जो शरीर का आकार है वो बड़ा होने लगा और इनके पंख का रूप भी बदलने लगा। और जब धरती पर ही ये रहना मंजूर किए, तो अगर किन्हीं शत्रु से इन्हें कुछ परेशानी हो गए तो इनके जो पंख है वे बहुत धार हो गए, तीखा हो गए, जिससे कि ये शत्रु से अपने पंख के जरिए ही शत्रु से अपनी रक्षा कर सके, यानी कि इनके पंख शास्त्र का रूप धारण कर लिया है। तो अब हम आगे देखेंगे पक्षियों की चोंच के बारे में। आगे हम जानेंगे पक्षियों की चोंचें। दांतों की कमी को पूरा करने हेतु पक्षियों की चोंचों का उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विकास होने लगा। अब हम देखें कि पहले के जो प्राचीन काल में जो जीव थे, पक्षी थे, उनके दांत देखा गया। जो उनके अवशेष मिले उनसे यही परीक्षण करके पता लगा कि पहले जो पक्षियां थे उनके दांत भी थे, जो अभी वर्तमान में आते आते लुप्त हो गए। तो दांतों की कमी को पूरा करने हेतु पक्षियों की चोंचों की उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विकास होने लगा। भोजन प्राप्त चोंचों के विकास का मुख्य आधार थी। इसी कारण विभिन्न पक्षियों की चोंचें विभिन्न रूपों में विकसित हो गई। नीचे दिए गए चित्रों से यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। तो हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार चित्र देख के भी समझ सकते हैं कि सभी पक्षियों के अलग अलग ही चोंच हैं। तो हम देख के समझ सकते हैं। यह एक रोचक और आश्चर्य है कि पेड़ की शाखा पर सो रहा पक्षी नींद में नीचे नहीं गिरता। यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि पेड़ की शाखा यानी कि डाली में जो पक्षी नींद में, गहरी नींद में रहती है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता है। इसका कारण है कि सोते समय पक्षी अपनी टांगों को थोड़ा झुका लेता है, जिसके फलस्वरूप उसके पंजे शाखा को कसकर पकड़ लेती है,
तथा वह शाखा पर सुरक्षित सोया रहता है। एक अन्य तथ्य पक्षियों के बारे में यह है कि जब वे हमें गाते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे अपने साथियों को कोई ना कोई संदेश दे रहे होते हैं। जब हमें पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है, एक अन्य तथा पक्षियों के बारे में यह भी कहा गया है कि जब हमें पक्षियों की कुछ ध्वनि या आवाज़ सुनाई देती है तो इसका यही होता है कि वे अपने दोस्तों या साथियों को कोई संदेश दे रहे होते हैं। ये संदेश बच्चों से माता पिता को अथवा माता पिता से बच्चों को होता है। ये संदेश यह तो भोजन सामग्री के विषय में होता है अथवा किसी शत्रु से सावधान होने का निर्देश देता है। पक्षियों के पंख दो प्रकार के होते हैं, उड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले पंख तथा शरीर में गर्म तथा शुष्क रहने वाले पंख। अपने दोनों प्रकार के पंख पुराने होकर अपने आप झड़ते रहते हैं। तो हमने देखा कि पक्षियों के पंख दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हैं, एक उड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले पंख होते हैं जो उड़ने के लिए मदद करता है कि ऊंची उड़ान भर सके, और दूसरा है शरीर को गर्म तथा शुष्क रखने वाले, यानी कि शरीर जब उड़ते हैं तो शरीर को गर्म रखे और शुष्क भी रखे। दोनों प्रकार के पंख पुराने होकर अपने आप झड़ते रहते हैं तथा उनके स्थान पर नए पंख आते रहते हैं। कुछ पक्षी अब अस्तित्व में ही नहीं रहे, यानी कि अब भी नहीं देखा जाता है। इसका कारण मनुष्य का पक्षियों के प्रति अत्यंत असहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है। अंधाधुंध शिकार के कारण कुछ पक्षियों के साथ ऐसा हुआ कि इन पक्षियों में प्रमुख है मॉरिशस का टोडो नामक पक्षी। तो यह देखा गया है कि बहुत सारे पक्षी पहले मिलते थे लेकिन अभी उनके कोई अस्तित्व में नहीं है, यानी कि अभी देखे नहीं जाते हैं। इनका कारण क्या है? इनका कारण यही है कि हम मनुष्य शिकार करते हैं और जिसके कारण उनकी जो प्रजातियां हैं, उस तरह के पक्षियों के जो प्रजातियां हैं वे लुप्त हो गए, अब उनका नामो निशान नहीं है। तो ऐसे ही पक्षी प्रमुख है मॉरिशस का टोडो नामक पक्षी। अब हम आगे देखेंगे हमारे मित्र पक्षी। हम पक्षी को मित्र, हमारे मित्र क्यों कहते हैं? कुछ पक्षी देखने में भले ही कैसी हो, उनका कार्य सदैव हमारे हित के लिए ही होता है। यानी कि कुछ पक्षियां देखने में भले ही अच्छा ना दिखे, जैसे कौवा, गीद, लेकिन उनका कार्य सदैव यानी कि हमेशा हमारे हित के लिए, हमारे लाभ के लिए ही होता है। उदाहरणतः हम देखते हैं गिद्ध, कौवे तथा चीले मृत पशुओं के शवों को कुछ ही समय में चट कर जाते हैं। इनके फलस्वरूप हमें दुर्गंध तथा रोग फैलाने वाले तत्वों से छुटकारा मिल जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो चिड़िया हैं, जो पक्षियां हैं, जो पशु हैं, वे हमारे मित्र किस प्रकार से हैं। तो हमारे मित्र पक्षी हैं जिसमें है गिद्ध, कौवे, चील। क्यों इन्हें कहा गया है? क्योंकि ये हमारे हित के लिए कार्य करते हैं, जिससे कि हमें हानि ना हो। जो भी सौ आते हैं, जो भी सौ रहते हैं ज़मीन पर, धरती पर, या कीड़े मकोड़े सौ है जो सड़ा गला रहता है, उन्हें ये खाकर साफ कर देते हैं, जिससे कि हमें बीमारी होने से दूर हो जाते हैं, हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। हम जो हमें बचाते हैं, जिनमें है गिद्ध, कौवे तथा चीले। इसलिए इन पक्षियों को हमारे मित्र पक्षी भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम संपूर्ण पाठ पढ़कर समाप्त किए। हम पक्षियों का उद विकास के बारे में हमें पता हो गया कि पक्षियों का उद विकास कैसे हुआ था। उनके अस्थियों के द्वारा हमें पता चला, उनके अस्थियों के, उनके दांतों के परीक्षण के द्वारा ही हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। तो हमें प्रस्तुत पाठ पक्षियों का उद विकास पढ़कर पक्षियों के बारे में जानकारी हो गई होगी, हमें समझ में आ गई होगी।